हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और आज हम बात करने वाले आपके जो पेपर नंबर 26 की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 5 यानी मॉड्यूल नंबर 5 आपका जो चल रहा है। ओके, स्केलिंग अप। ओके, सो उसमें आज हम देखने वाले हैं आपका सब कैटेगरी वाला चैप्टर 5.8 जिसका नाम है गैदरिंग द क्रिटिकल मास थ्रू द मर्जर एंड एक्विजिशन। ओके, सो आज हम इसको पूरे चैप्टर को 5.8 को देखने वाले हैं। ओके, समझने वाले हैं क्या चीज बोलने वाला है। और कुछ ऐसी चीज भी है कि जो आपको खुद से भी पढ़नी पड़ेगी। सो मैं पहले से इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बता दे रहा हूँ। ओके, कि करीबन 2-3 पेज ऐसे हैं कि जो आपको खुद से पढ़ने हैं क्योंकि वो इररिलेवेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज से। ओके, क्योंकि और उसमें मुझे भी टाइम देने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप खुद के इंटरेस्ट के बेसिस पे आप वो चीज को पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मैं अभी से बता दूं, लास्ट में मैं बता दूंगा कि कौन सी चीज कहाँ आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। ओके, और खुद से पढ़नी है। ओके, सो पहली चीज यहाँ में ये चैप्टर शुरू करने से पहले पहले हम बात करेंगे कि भाई ये जो क्रिटिकल मास है। ओके, मर्जर एंड एक्विजिशन को शायद आपको तो पता होगा कि मर्जर एक्विजिशन क्या होता है, फिर भी मैं बताऊंगा। बट पहली चीज हम बात करेंगे कि भाई क्रिटिकल मास क्या होता है, क्रिटिकल मास क्या है। सो भाई क्रिटिकल मास क्या होता है कि भाई क्रिटिकल मास का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी स्टेज जहाँ पे बिजनेस इतना बड़ा और स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके बिना बार बार एक्सटर्नल फंडिंग लेने के। ओके, सो मतलब कि कोई कंपनी अपने खुद के प्रॉफिट्स और रिसोर्स से चलने लगती है। ओके, उसको कोई भी बाहरी पैसा जो होता है अदर इन्वेस्टर से पैसा उठाना, वो सारी चीजें उसको अभी नहीं जरूरत है। सो इट्स कॉल्ड द क्रिटिकल मास। ओके, खुद के ही प्रॉफिट से वो क्या कर सकती है, अपने रिसोर्स अपनी कंपनी को चला सकती है। ओके, फिर क्या होता है मर्जर एंड एक्विजिशन। तो मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब है कि भाई दो कंपनीज का या तो फिर आपका मर्ज होना। ओके, कंबाइन होना। ओके, बोल सकते हैं या तो फिर एक कंपनी के दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेना। ओके, बाय कर लेते हैं। ओके, सो ये प्रोसेस कंपनीज को बड़ा साइज, ज्यादा रिसोर्स और मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। सो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि भाई एक बिजनेस को अपने क्रिटिकल मास अचीव करने में मर्जर एंड एक्विजिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वो चीज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो इस चैप्टर का इसीलिए नाम है कि गैदरिंग क्रिटिकल मास थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। क्लियर? चलो, इतना क्लियर हो चुका है तो हम पढ़ने शुरू करते हैं हमारे मॉड्यूल से। ये मॉड्यूल क्या बता रही है इस चैप्टर में। सो बात करते हैं, क्रिटिकल मास रेफर करता है टू द पॉइंट्स व्हेन द बिजनेस कैन सस्टेन इटसेल्फ एंड डज नॉट रिक्वायर फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड। देखा, मैंने बता दिया कि क्रिटिकल मास क्या बोल रहा है कि भाई वो सस्टेन करेगा खुद से, डज नॉट रिक्वायर फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड, कोई भी आउटसाइड इन्वेस्टर से उसको फंड नहीं चाहिए। इट्स कॉल्ड द क्रिटिकल मास। इट्स अ वेरी क्रिटिकल फ्रॉम द कंपनीज ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, a company reaches critical mass when it has the rapid its early investor while also being able to run the business financing without the further investment. Critical mass of company or firm is a significant because it's distinguish between the thriving and surviving in the market settings. ओके, यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई एक बिजनेस के लिए सर्वाइव करने का और ग्रो करने दोनों जरूरी होता है, लेकिन सर्वाइव का असली टेस्ट तब होता है कि भाई जब वो क्रिटिकल मास अचीव करता है। अगर बिजनेस इस स्टेज तक पहुंच गया तो इसका मतलब है कि भाई वो अपने इन्वेस्टर्स का पैसे वापस कर चुका है और खुद के दम पर ही चला रहा है। ओके, सो ये स्टेज हर एंटरप्रेन्योर का एक सपना होता है कि क्रिटिकल मास पे, क्रिटिकल मास के फेज पे, पॉइंट पे हम पहुंचे, हमारी कंपनी पहुंचे। ओके, फिर बात करता है कि भाई कंपनीज इनिशियली ग्रोथ नेसेसिटीज इन्वेस्टमेंट। बिफोर अ फर्म कैन बिगिन टू प्रोड्यूस इनकम इट मस्ट फर्स्ट इन्वेस्ट in the establishing the capacity necessary to deliver the goods or service it plans to sell to client. The business must expand to the point where it can both repay its early investor and generate sufficient revenue. यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई एक कंपनी के इनिशियली ग्रोथ के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, लेकिन जब एक कंपनी अपना साइज और कैपेसिटी इतनी बढ़ा लेती है कि भाई अपने एक्सपेंस और लॉस खुद के रेवेन्यू से पूरा कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं कि क्रिटिकल मास अचीव करना। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई क्रिटिकल मास को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से आप कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ओके, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो कंपनी हैज अटेन्ड द क्रिटिकल मास when these conditions are met, and the critical mass should not be confused with the economic of scales, which is referred to the point at which corporation may continue to develop while reducing the growth spending. ओके, यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई आपका जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है और क्रिटिकल मास है वो दोनों अलग चीज बोल रहा है। अभी बताता हूँ कि भाई इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या बोल रहा है। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोल रहा है कि भाई आपका कॉस्ट इफिशियंसी जब प्रोडक्शन बढ़ता है। ओके, और क्रिटिकल मास क्या है कि भाई एक सेल्फ सस्टेनेबल स्टेज है कि जहां कंपनी एक्सटर्नल पैसे के बिना भी ग्रो कर सकती है। ओके, समझ गए होंगे आप कि भाई इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है। ओके, सो इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या था,
कि भाई कॉस्ट एफिशिएंसी जब प्रोडक्शन बढ़ता है, एक कॉस्ट एफिशिएंसी है जब प्रोडक्शन आपका बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एंड क्रिटिकल मास एक सेल्फ सस्टेनेबल स्टेज है जहाँ पे आपकी कंपनी एक्सटर्नल पैसा नहीं लेकर ग्रो करती है। ठीक है, अभी 5.8.1 पे चलते हैं, एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल मास। ओके, सो ये एग्जांपल आप खुद पढ़ना, मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि इस चीज में क्या बोलना चाह रहा है। सो भाई इसमें एक बोलना चाह रहा है कि भाई एक फिक्शनल कंपनी है, एबी लिमिटेड है। ओके, उसको लेते हैं, एबी लिमिटेड ने एक स्टेडीली अपनी सेल्स बढ़ा दी है, नए लोग हायर किए हैं और उन्होंने एक कैपिटल इन्वेस्ट भी किया है। ओके, और धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है और अपने जो इनिशियली इन्वेस्टर को भी उन्होंने रीपे सारी चीजें कर दी है। और अब वो अपने खुद के प्रॉफिट पे ही वो क्या कर रहे हैं, स्मूथली ऑपरेट कर रहे हैं कंपनी को। सो इस चीज पर हम बोलेंगे कि एबी लिमिटेड क्या है, क्रिटिकल मास अचीव कर लिया है। सो यही चीज का एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया गया है, सो आप एक बार पढ़ लेना। फिर हम बात करेंगे 5.8.2 में, क्रिटिकल मास थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। ओके, सो merger and acquisition is the strange industry because it is the one of the few where the selling functions are in many ways easier than the buying function. Simply put, quality companies with a critical mass are in demand. सो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मर्जर एंड एक्विजिशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग तरीका है क्रिटिकल मास अचीव करने का। लाइक मार्केट में हर बड़ी कंपनी उन्हीं फर्म्स को एक्वायर करना चाहती है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, प्रॉफिटेबल हो और अपना एक क्लियर स्टैंडिंग लाइक बना चुकी है। ओके, एक पूरा ब्रांड बना चुके हैं। सो वैसी कंपनी के साथ ही वो लोग मर्जर या तो फिर एक्विजिशन करते हैं। After company gets above certain revenue level and especially certain profit level, buyer of all the shapes and size start chasing it. When an owner decides she wants to put her company up for the sales, and the stands a good chance of the big being in the driver's seat. Assuming she follows the proper merger acquisition process, and she will likely have the multiple offers, thus putting her in position of control. Although the definition of vary from the buyer to buyer, critical mass simply means company that has size, scale, and scope. In other words, it is not a startup or unprofitable company selling a product indistinguishable from the competition. यानी क्या बोल रहा है, तो पहले से मैं बता दे रहा हूँ कि क्रिटिकल मास थ्रू मर्जर एक्विजिशन क्या होता है। सो भाई मर्जर एंड एक्विजिशन एक स्ट्रॉन्ग तरीका है भाई वो क्रिटिकल मास अचीव करने के लिए। और मार्केट में भी हर बड़ी कंपनी क्या होता है कि भाई उन्हीं फर्म्स को एक्वायर करते हैं कि भाई जो अब मार्केट में क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट है, पोजीशन में भी अच्छी खासी है, प्रॉफिटेबल कमा रही है और एक क्लियर एक स्टैंडिंग लाइक ब्रांड भी बना चुकी है वो। ओके, जब एक कंपनी एक सर्टेन रेवेन्यू पर एक प्रॉफिट लेवल क्रॉस कर लेती है तो बायर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता रहता है। और अगर ओनर चाहे तो अपनी कंपनी बेच भी सकता है और उसके पास भी मल्टीपल ऑफर्स भी आते रहते हैं। सो रियल एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊं तो भी एक है आपका फ्लिपकार्ट का। तो फ्लिपकार्ट ने भी इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में भी क्रिटिकल मास अचीव कर लिया था। उसके बाद ही वॉलमार्ट ने उससे करीबन मुझे याद है तब तक अराउंड 16 ओके, करीबन 16 डॉलर बिलियन में वॉलमार्ट ने ओके एक्वायर कर लिया था। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि भाई कैसे एक कंपनी क्रिटिकल मास पर पहुंचने के बाद मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू और ज्यादा ग्रो कर सकती है। ओके, सो हमने इसमें क्या देखा कि भाई क्रिटिकल मास देखा, क्रिटिकल मास यानी सेल्फ सस्टेनेबल ऑफ बिजनेस बोला जा सकता है। और एक बिजनेस के लिए स्टेज अचीव करना सबसे बड़ा माइलस्टोन भी होता है। सो और मर्जर एक्विजिशन एक शॉर्टकट एक्सीलेटर है, बन जाता है कि भाई इस स्टेज पे आपको तक पहुंचने के लिए एक मर्जर एक्विजिशन पे आप कर सकते हो। क्लियर? सो यहाँ तक आपका सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी और मुझे आई होप कि पता है कि भाई आपको समझ आ चुका है कि क्रिटिकल मास मर्जर एक्विजिशन का मतलब भी क्या है। ओके, और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो फिर अभी हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 5.8.3 बेनिफिट्स ऑफ द मर्जर एंड एक्विजिशन। जस्ट 1 मिनट पानी पी लेता हूँ थोड़ा, फिर स्टार्ट करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। Okay. So merger and acquisition usually outperform another growth strategy. Acquisition can substantially change an organization position by the providing following benefits. अभी बेनिफिट्स आपको देखने की मर्जर एंड एक्विजिशन के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ओके, अभी पहली बात मैं बता दूं मर्जर और एक्विजिशन का मतलब फिर से बता देता हूँ कि भाई मर्जर्स का मतलब होता है कि भाई जब दो कंपनी एक साथ मिल जाती है। और एक्विजिशन का मतलब होता है कि भाई जब एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को क्या कर लेती है, खरीद लेती है, परचेस कर लेती है, अक्वायर कर लेती है। सो ये दोनों ही स्ट्रेटजी एक बिजनेस के लिए ग्रोथ और मार्केट पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज होता है। ओके, और इसीलिए उसके जो बेनिफिट्स है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो 9 बेनिफिट्स आपको दिए गए और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो पहली चीज एक्सेस असेस द बेनिफिट। सो इसके अंदर का पॉइंट खुद पढ़ना है पहली बात। ओके,
मैं डायरेक्ट बताते जाऊँगा एसेट बेनिफिट। एसेट बेनिफिट में क्या होता है कि भई इसका मतलब है कि भई जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है या तो फिर उसे एक्वायर कर लेती है, तो उसे नए मार्केट्स तक एक्सेस मिलता है। ओके? जैसे पहले जिस मार्केट में वो एंटर नहीं कर पा रहा थी, अब उस ईज़िली वो वहाँ पे कर पाएँगी। सपोज़ करो कि फ्लिपकार्ट ने जब मिंत्रा को एक्वायर किया, तो फ्लिपकार्ट को भी फैशन मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग एंट्री मिल गई थी। ओके? सो आपको नहीं पता होगा तो आप भी सर्च करना कि एक्वायर किया था फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर किया था। ओके? सो दूसरी चीज़ है इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव पोजीशन। इम्प्रूव कर सकते हो कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ओके, सो उसमें क्या होता है कि इसका मतलब है कि भाई मर्जर एक्विजिशन के बाद एक कंपनी अपने कंपटीशन से आगे निकल जाती है। लाइक पहले जो मार्केट में छोटी प्लेयर थे, ओके, अब डोमिनेट बन जाते हैं। क्यों? सपोज करो कि भाई वोडाफोन और आइडिया, ओके, उन लोगों ने मर्ज करके वोडाफोन आइडिया वी जो वीआई बनाया था, ओके, तो जिससे उनका कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है रिलायंस जियो के साथ वो सामने स्ट्रांग हो चुका है क्योंकि दो कंपनी मर्ज होकर एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में आ चुकी होती है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट, प्रोग्राम सर्विस एक्सपेंशन। उसमें क्या होता है कि भाई जब दो कंपनीज मिलती है तो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विस का जो रेंज एक्सपांड हो जाता है। लाइक मतलब कस्टमर्स को ज्यादा वैरायटी मिल जाती है। ओके, लाइक सपोज करो कि एग्जामेजोन अमेजोन ने एक वॉल फूड्स का एक्वायर किया था। ओके, इसको वॉल फूड्स, ओके, इसको अमेजोन ने एक्वायर किया था। ओके, जिससे अमेजोन ने अपने ग्रोसरी और फूड सर्विस को भी क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया। सो उसमें आपको एक्सपांड करने का भी मौका मिल जाता है मर्जर एक्विजिशन में। फिर होता है री इन्फोर्स्ड एंट्रेंस बैरियर्स। यानी क्या होता है ये, यानी बोल रहा है कि भाई जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो भाई दूसरे नए कॉम्पिटिटर्स के लिए मार्केट में एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। सपोज करो गूगल ने यूट्यूब एक्वायर करके वीडियो इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली बना ली। ओके, अभी जिससे नए कॉम्पिटिटर्स के लिए मार्केट एंटर करना भी टफ हो गया है। ओके, सो ये होता है आपका री इन्फोर्स एंट्रेंस बैरियर्स। फिर होता है इंप्रूव टाइज विद सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या होता है, सो ये होता है कि भाई मर्जर के बाद कंपनी के जो रिलेशन है वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, जिससे जिससे क्या होता है कि भाई सर्विस प्रोवाइडर और सप्लायर्स के साथ जो आपका रिलेशन है वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, सो मेन चीज है कि भाई इंप्रूव टाइज विद सर्विस प्रोवाइडर्स। लाइक आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा बन जाता है किसके साथ, सर्विस प्रोवाइडर और सप्लायर के साथ। लाइक सपोज करो कि जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया। ओके, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को एक्वायर किया तो उन्हें नए सप्लायर्स और इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर के साथ उनका टाइप्स का फायदा भी मिल गया। ओके, तो वैसे ही इन लोगों का टाइप करने का फायदा लाइक मौका मिल जाता है। फिर इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होता है कि भाई ये कैसे बेनिफिट हो सकता है अपने मर्जर एक्विजिशन से, जब दो कंपनी अपनी रिसोर्स को कंबाइन कर देता है तो कॉस्ट कम हो जाता है और ऑपरेशन स्मूथ भी हो जाता है। अभी सपोज करो ओला ने टैक्सी फॉर श्योर को एक्वायर कर लिया, जिससे उनका ऑपरेशन और ड्राइवर्स का नेटवर्क जो है वो एफिशिएंट हो चुका था। ओके, मैं ये खत्म होने के बाद सारे बेनिफिट्स में मैं जितने भी एग्जांपल बोला वो मैं आपको लिखवा दूंगा कि जिससे आप सिर्फ एग्जांपल याद रखोगे तो आपको सारी चीजें याद आ सक जाएगी। फिर हम बात करते हैं सेवेंथ वाला, इंक्रीज कैपेसिटी एंड लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इंक्रीज कैपेसिटी एंड लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सो इसके में ये बोलना चाह रहा है कि भाई मर्जर के बाद जो कोई भी कंपनी को अपने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अलग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। दोनों का जो कंबाइंड सेटअप है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। सपोज करो कि जोमेटो ने जो उबर ईट्स को एक्वायर किया था तब जिससे उनका जो डिलीवरी कैपेसिटी था वो इंक्रीज हो गया बिना नए पैसे इन्वेस्ट किए। ओके, सो इंक्रीज कैपेसिटी, लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है एंड इंप्रूव क्रेडिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। लाइक ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई जिसमें दो कंपनीज के मर्ज होने के बाद क्या होता है कि फाइनेंशियल भी एक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उनकी। ओके, और उनके जो क्रेडिट रेटिंग जो इंप्रूव भी हो जाता है, मतलब उन्हें लोन और कैपिटल इजीली कोई भी बैंक के थ्रू आपको मिल सकता है, बैंक या एनबीएफसी कोई भी इजीली मिल सकता है। लाइक सपोज करो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ। ओके, तो उनकी जो कंबाइंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई थी। ओके, सो वैसे उनको भी कोई आगे इन्वेस्टर चाहिए रहता है तो वो इजीली मिल सकता है। फिर ये एक अलग पॉइंट है। ओके, टू रीप दिस स्ट्रेटजी एंड फाइनेंशियल बेनिफिट एग्जीक्यूटिव्स मस्ट एनालाइज their present ability to seek the mergers and acquisition and they devote the time and resources necessary to create such capabilities. If they are the currently restrict or non-exist as discussed below, culture willingness to combine the planning and the finance is the critical. यानी क्या बोलना चाहता है कि भाई मतलब ये है कि भाई फायदा तभी मिलेगा जब मैनेजमेंट अच्छी प्लानिंग करे और सही टाइम पर मर्जर एक्विजिशन डिसीजन ले। ओके, कल्चर विलिंगनेस भी बहुत जरूरी है। अभी देखो सही टाइम पर आपको मर्जर एक्विजिशन डिसीजन भी लेना बहुत अच्छा रहता है। अभी आपको गूगल एंड याहू का भी केस पता होगा कि याहू को बहुत बार गूगल की तरफ से ऑफर मिला था, नहीं सॉरी, शायद याहू ने ऑफर दिया था गूगल को, ऐसा कुछ केस था। ओके, सो वो केस भी बहुत अच्छा था कि जहाँ पे नहीं शायद मुझे पता था कि याहू ने बोल हाँ यस, गूगल ने पहले याहू को बताया था कि भाई तुम मेरी कंपनी को एक्वायर कर लो, बट याहू ने उस टाइम पे नहीं किया था और वही उनकी बहुत बड़ी गलती थी। सो वो केस भी आपको याद होना चाहिए इस पॉइंट पे। ओके, सो सही टाइम पर आपको भी एक्विजिशन करना, मर्जर एक्विजिशन करना लेना चाहिए। ठीक है, सो सारे पॉइंट्स में मैं आपको पहले बता देता हूँ तो उसी तरह से मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने बताए थे। ओके, सो एक्सेस बेनिफिट वो तो बहुत आपका ईजी हो चुका है। ओके, सो इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको फ्लिपकार्ट,
फ्लिपकार्ट ने किसको एक्वायर किया था, मिंत्रा को। जो फैशन डिजाइन, तो फैशन डिजाइन में आ चुके हैं, तो वो लोग लाइक क्या करें, उसमें भी वो लोग एंट्री उनको जल्दी से मिल जाती है। फिर इंप्रूव कॉम्पिटेटिव पोजीशन, तो उसमें मैंने बताया था आपका वोडाफोन एंड आइडिया वाला, उसका मर्जर जो हुआ था, वी वोडाफोन एंड आइडिया का मर्जर। ओके। फिर प्रोग्राम सर्विस एक्सपेंशन, तो इसमें अमेजोन अमेजोन ने किसको, वर्ल्ड फूड्स को लिया था। ओके, ग्रोसरीज के लिए वो आइडिया आ गया होगा आपको। फिर रेनफोर्स एंट्रेंस में तो गूगल ने एक्वायर किया था यूट्यूब को। ओके। फिर इम्प्रूव टाइज विद सर्विस प्रोवाइडर्स, इसमें अपने मैंने एग्जांपल लिया था टाटा ग्रुप एयर इंडिया को एक्वायर किया था। एयर इंडिया, ये सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसमें मैंने एग्जांपल लिया था ओला एंड टैक्सी फॉर श्योर का। ओला ने इसको टैक्सी फॉर श्योर को एक्वायर किया था। ओके। फिर इंक्रीज कैपेसिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसमें जोमेटो और उबर इट्स। सो जोमेटो ने क्या किया था, एक्वायर किया था उबर इट्स को, एक्वायर कर लिया था। ओके। फिर इंप्रूव क्रेडिट एंड फाइनेंशियल में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का, एचडीएफसी बैंक ने एक्वायर किया, मर्जर है मर्ज एचडीएफसी लिमिटेड। ओके। ओके। और इसमें जो है, उसमें क्या था, इसमें तो मैंने टाइम वाले पे मैंने बताया था कि सही टाइम पे आपको कर लेना चाहिए मर्जर एंड एक्विजिशन, तो उसका गूगल और याहू का जो केस था वो बताया था। ठीक है, चलो। तो आपके 9 पॉइंट्स तो वहाँ पे कवर हो गए हैं। अभी हम बात करेंगे 5.8.4, 7 स्टेप मैथोडोलॉजी एक्वाजिशन एंड मर्जर। ओके। 7 स्टेप मैथोडोलॉजी आपको देखना है एक्वाजिशन एंड मर्जर में, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जामिनेशन। जस्ट 1 मिनट। ओके। सो 7 स्टेप मैथोडोलॉजी एक्विजिशन मर्जर हम बात करने वाले हैं। ओके। सो मेन चीज़ है कि भाई अगर कोई भी कंपनी मर्जर या तो फिर एक्विजिशन करना चाहती है, तो वो एकदम रैंडमली डिसीजन नहीं लेती है। सो उसके लिए एक सिस्टमेटिक उसको क्या करना पड़ता है, प्रोसेस होता है। ओके, जिसमें हम 7 जो स्टेप्स हम देखने वाले फॉलो किए जाते हैं ये 7 स्टेप्स में। ओके, और ये स्टेप्स एक तरह से बोल सकते हैं कि एक रोड मैप है, जो इंश्योर करते हैं कि भाई डील सही तरीके से है हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी मिल सके। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्विजिशन मर्जर है जो फ्लॉप भी हो चुके हैं। ओके। सो आपको आपने लिंक्डइन पे देखा होगा, तो बहुत ऐसे वायरल भी मैंने देखा है कि बहुत बहुत फ्लॉप एक्विजिशन मर्जर भी मैंने एग्जांपल देखे हैं। ठीक है। सो ये आपको पता चल गया, तो एक एक करके मैं बताता हूँ कि मैथोडोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो मैंने बता दिया है। ओके, क्यों पढ़ रहे हैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि एक रैंडम डिसीजन नहीं लेते हैं मर्जर एक्विजिशन, चलो करते हैं, आपकी कंपनी बड़ी मेरी भी अच्छी है तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। आपको ये 7 स्टेप हम फॉलो करेंगे। ओके, और वो मेन चीज की मैंने यहाँ पे बता दिया था कि एक रोड मैप है। ओके, जो इंश्योर करता है कि भाई एक डील जो सही तरीके से हो और लॉन्ग टर्म में भी हमको ग्रोथ मिल सके। सो कौन कौन से पॉइंट्स हमको देखने होते हैं। ओके, कौन कौन से प्रोसेस हमको सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करना होता है। सो फर्स्ट थिंग है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ग्रोथ मार्केट एंड सर्विस। ओके, सो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर का तो आपको ही खुद से पढ़ना है, मैं चीज से आपको बताते चला जाऊंगा। ठीक है। सो मेन चीज आइडेंटिफाइड आपको करना है पोटेंशियल ग्रोथ मार्केट एंड सर्विस। तो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई सबसे पहले कंपनी को देखना पड़ता है कि भाई ग्रोथ के लिए कौन सा मार्केट या तो फिर सर्विस लाइन जो ज्यादा पोटेंशियल रखता है, मतलब कि कहाँ से नया बिजनेस आ सकता है, ये कहाँ डिमांड बढ़ने वाली है। ओके, कहाँ डिमांड बढ़ने वाली है, कहाँ से उनको बिजनेस मिल सकता है, कहाँ ग्रोथ है। सो ये सारी चीजें उनको देखना पड़ेगा, कौन से मार्केट और कौन सी सर्विस वो आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। ओके, लाइक कंपनी ये एनालिसिस करती है कि भाई किस इंडस्ट्री या तो फिर मार्केट में उन्हें एक्सपांड करना चाहिए। इसके लिए वो डेटा कलेक्ट करती है, रिसर्च करती है और ट्रेंड्स को भी स्टडी करती है। सो जैसे हेल्थ केयर हो गया, फिर टेक, आईटी सर्विस, रिन्यूएबल एनर्जी, सो ये सब में ग्रोथ पोटेंशियल अलग अलग होता है। सो वो सारी चीजें वो लोग स्टडी करते हैं। कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है। सो एग्जांपल क्या बोल रहा है कि भाई सपोज करो कि भाई जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने 2010 में रियलाइज किया कि भाई अगर वो बैंक ऑफ राजस्थान को एक्वायर करे, तो उनका ब्रांच नेटवर्क राजस्थान और वेस्टर्न इंडिया में भी बहुत एक्सपांड होगा, मतलब उन्हें एक नया मार्केट मिल गया। ओके, जिसमें उनकी जो प्रेजेंस है वो कम थी। ओके, सो आईसीआईसीआई ने भी ये बैंक ऑफ राजस्थान के साथ क्या किया था, उन लोगों ने मर्ज किया, एक्वायर किया था। ओके। फिर बात करते हैं आइडेंटिफाइड कैंडिडेट्स फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। यानी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जब मार्केट या तो फिर सर्विस एरिया फिक्स हो जाता है, तब अगला जो स्टेप है वो कैंडिडेट कंपनीज को आइडेंटिफाई करना होता है। लाइक मतलब वो कौन सा बिजनेस है जिन्हें अक्वायर करके कंपनी अपना ग्रोथ एम अचीव कर सकती है। यानी फिर से थोड़ा बताता हूँ कि भाई यानी कंपनी एक लिस्ट बनाती है भाई पोटेंशियल टारगेट्स की। फिर वो चेक करती है कि भाई उसमें कौन सी स्ट्रेटेजिक फिट हो रही है, मतलब कि कल्चर मैच करता है, ऑपरेशन कंपिटेबल है कि नहीं है, फाइनेंस परफॉर्मेंस सही है या नहीं है। सो ये सारी चीजें वो लोग चेक करते हैं। ओके,
तो इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, आपको खुद से पढ़ना है, बट मैं फिर भी ये एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ कि क्या बोल रहा है। सो मेन चीज़ है कि यहाँ पे एल की बात करिए, एक्विजिशन ऑफ मिंट्री, ओके, एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बाय कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जो है एल। सो इसमें क्या एग्जांपल बोल रहा है कि भाई एल का एक टेक ओवर ऑफ मिंट्री इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, सो मिंट्री एक आईटी कंपनी थी, ओके, और जो एल है वो एक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में जाइंट कंपनी है। सो लेकिन एल जो है मैं आईटी सेक्टर में एंटर करने के लिए उन लोगों ने माइंट्री को एक्वायर करने का डिसाइड कर लिया था, और ये डील इंडिया मर्जर एंड एक्विजिशन मार्केट में काफी डिस्कस हुई थी। ओके, क्योंकि ये एक अग्रेसिव टेक ओवर था इसीलिए। ठीक है, सो ये चीज आपको देखना, सर्च करना ये सारी चीजें। ओके, और यहाँ पे सारी चीजें डेटा भी दिया है, 20.32% टैक्स इन माइंट्री फ्रॉम द, ये सारी चीजें आप देखना। ओके, मैंने सिर्फ आपको बेसिक बता दिया कि क्या चीज था इसमें। थर्ड पॉइंट आप देखते हैं, इवेल्युएट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द फिट द कंपनी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लान। यानी क्या होता है इसमें कि भाई इसमें ये चीज होता है कि भाई स्टेज पर कंपनी को टारगेट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन समझनी होती है, और चेक करना होता है कि भाई क्या ये एक्विजिशन कंपनी के स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लान के साथ मैच करता है या नहीं कर रहा है। ओके, और इसमें आपको बहुत सारी चीज के आपको क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने होते हैं, लाइक सपोज करो कि भाई लाइकली बेनिफिट्स टू डील विद एक्विजिशन टारगेट। ओके, यानी क्या बोल रहे हैं, यानी बोल रहा है कि भाई अगर हम इस कंपनी को एक्वायर करते हैं तो भाई हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो ये चीज भी आपको देखना पड़ता है। सेकंड, आपको पोटेंशियल डेंजरस देखने मिलते हैं, like खतरे क्या है, क्या टारगेट कंपनी पर ज्यादा डेट है, क्या उसके खिलाफ क्या कोई लीगल केस चल रहा है, सो वो सारी चीज आपको देखनी पड़ती है। थर्ड चीज की भाई हाउ डज दिस टारगेट कंपेयर टू अदर अपॉर्चुनिटीज दैट हैव बीन द टारगेटेड। यानी क्या बोल रहा है कि भाई दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले क्या है, लाइक क्या ये डील बेस्ड है या तो फिर कोई और बेटर एक्विजिशन भी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। ओके, सो ये तीन चीज आपको देखना पड़ता है। ओके, फिर फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस आपको करना पड़ता है, लाइक एक्चुअली असेसमेंट टारगेट फाइनेंशियल एंड क्रेडिट स्टैंडिंग। यानी क्या है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन आपको एनालिसिस करना पड़ता है, बुक के हिसाब से क्या चल रहा है। ओके, मेन चीज के मतलब कंपनी को ये सब चेक करना होता है कि भाई टारगेट कंपनी की बैलेंस शीट आपकी स्ट्रांग है या वीक है, उसके पास इनकम स्टेबल है या फिर फ्लक्चुएट करता है, या तो फिर उसका जो कॉस्ट है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, उसका क्रेडिट रेटिंग जो है और डेट पोजीशन है वो कैसा है। सो ये सारे जो फाइनेंशियल पोजीशन वाले जो एनालिसिस है वो भी कंपनी को करने पड़ते हैं। ओके, और ये सब इवेल्यूशन इसलिए जरूरी है कि भाई क्योंकि अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं होगी तो भी एक्विजिशन एक रिस्क बन जाएगा इसीलिए। ओके, सो रियल लाइफ का एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी लिखा है मर्जर ऑफ वेदांता एंड कैरन इंडिया करके कोई कंपनी है। ओके, तो उसका भी ये सेम केस है, तो वो आप खुद से पढ़ना, रीड करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। चल भाई चल, अरे यार बहुत लोड हो रहा है। जस्ट 1 मिनट। आई होप कि आपको सबको सारी चीजें समझ आ रही है। ओके, स्टार्ट हो गया। हम्म, तो ये आप एग्जांपल देख लेना, मर्जर ऑफ वेदांता एंड कैरन इंडिया का। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, मेक गो एंड नो गो डिसीजन। मेक गो एंड नो गो डिसीजन यानी क्या बोल रहा है वो, तो भाई according to the proposed acquisition or merger, corporate leadership must assess the potential benefit and the cons। यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई स्टेप्स पर आपको कंपनी को फाइनल डिसीजन लेना होता है, लाइक गो गो यानी कि भाई आगे बढ़ना है या तो फिर डील आगे बढ़ना है या तो फिर डील करनी है। ओके, या तो फिर नो गो डिसीजन यानी में क्या होता है कि भाई डील आपको रिजेक्ट करना है। सो डिसीजन लेने के लिए आपको कंपनी चेक करना होता है, क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्लियर है, क्या फाइनेंशियल रिस्क मैनेजेबल है, क्या मार्केट कंडीशन सही है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको देख लेनी चाहिए। ओके, सो फिर इसमें मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया नहीं है, बट मैं दे रहा हूँ आपका फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील का केस। फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील का केस था। ओके, इसमें क्या था मैं बताता हूँ, 2017 की बात है ये। ओके, सो 2017 में क्या हुआ था कि भाई फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील को एक्वायर करने का एक प्लान बनाया था, और लेकिन ड्यू डिलीजेंस के बाद उन्होंने देखा कि भाई स्नैपडील की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत वीक है। ओके, अभी ड्यू डिलीजेंस क्या होता है तो मैं पहले बता देता हूँ कि भाई वो कोई भी करता है, सीएस सीएस सीएमए कोई भी करता है। ड्यू डिलीजेंस वैसा रिपोर्ट है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को
मैं सपोज करूँ कि फ्लिपकार्ट को स्नैपडील में मर्ज एक्वायर करना था, या तो फिर मर्ज करना है, या तो फिर इन्वेस्ट करना है। तो वो कंपनी जिस कंपनी को मर्ज करना है, एक्विजिशन करना है, या तो फिर इन्वेस्ट करना है, वो कंपनी क्या करवाती है, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट करवाती है दूसरी कंपनी का। और वो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में क्या चीज होता है कि सारी कंपनी के जो हमने पढ़ा कि भाई उनका रिस्क मैनेजेबल, उनका बेनिफिट क्या है, उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो कंपनी का डेट क्या है, वो कंपनी का इक्विटी रेशियो क्या है, किसको किसको उन लोगों ने कितना डिविडेंड, इफ लिस्टेड है तो उनका डिविडेंड कैसे जा रहा है, तो सारी A to Z कंपनी की सारी चीजें ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में लिखा होता है। और उसके बिहाफ पे हम डिसीजन लेते हैं कि भाई इसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो फिर मर्ज करना चाहिए, या फिर लाइक एक्विजिशन करना चाहिए कि नहीं। सो वो सारी चीजें देखते हैं और ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट से हमको पता चलता है। ओके, क्लियर। सो वो भी आप सीएमए बनने के बाद ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट का भी आप काम सीख सकते हो, और उसको भी आप अपने फील्ड में प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकते हो। सो ड्यू डिलिजेंस मैंने बता दिया। ओके, तो मैं कहाँ पे था, तो 2017 की बात है कि भाई फ्लिपकार्ट ने क्या किया था, भाई स्नैपडील को एक्वायर करने के प्लान जस्ट बनाया था। और ड्यू डिलिजेंस के बाद उन्होंने एक बार देखा कि भाई स्नैपडील की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत वीक है। सो उन लोगों ने क्या किया कि भाई वैल्यूएशन मिसमैच भी हो रही है। ओके, सो उन्होंने एक रिजल्ट लिया, लाइक फ्लिपकार्ट ने लाइक अपना डिसीजन दिया कि भाई हम नो को डिसीजन की तरफ जाएंगे, और जो हमारी डील है वो हम कैंसिल करते हैं। ओके, सो ये बहुत 2017 में एक केस हुआ था, तो फ्लिपकार्ट ने का सो नहीं पता तो वो आप जाके भी देख सकते हो। ओके, और जिसको मैं कनेक्ट करवा सक पा रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने ये सारी चीजें देखी हुई है, इसीलिए। फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्म अ वैल्यूएशन। सो परफॉर्म अ वैल्यूएशन क्या होता है, और मेन चीज, हाँ, ये जो नो गो डिसीजन जो फ्लिपकार्ट ने लिया था, तो जो बोलते हैं ना लोग कि कभी कभी ना बोलना भी सही होता है। सो इसीलिए ना बोलना सही होता है। ठीक है, चलो परफॉर्म अ वैल्यूएशन। सो फिफ्थ स्टेप इन्वर्स द परफॉर्म अ वैल्यूएशन में क्या बोल रहा है, सो अंत का नहीं पढ़ने, मुझे मुझे याद है अभी। सो ठीक है, चलो। सो वैल्यूएशन ऑफ टारगेट एंड डील स्ट्रक्चर, परफॉर्म अ वैल्यूएशन। ओके, सो स्टेप 5 में क्या होता है कि भाई, ओके, सो इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ कंपनी को एक डिसाइड करना होता है कि भाई टारगेट कंपनी की रियल वर्थ वैल्यूएशन कितनी होगी। लाइक वैल्यूएशन के लिए अलग अलग मेथड्स भी यूज किए जाते हैं, लाइक डीसीएफ में अपने एसएफए में पढ़ा ही होगा, डिस्काउंट कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो। ओके, प्रेजेंट वैल्यू पर कैलकुलेट करके कंपनी का एक वैल्यू निकाला जाता है। ओके, और शायद जिसने एसपीएम भी सब्जेक्ट लिया होगा तो वो लोग को पता होगा कि बिजनेस वैल्यूएशन कैसे होता है। ओके, और कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस करना होता है। ओके, यहाँ पे लाइक कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस में क्या होता है कि भाई मेन चीज़ है कि भाई मार्केट में सिमिलर कंपनीज के वैल्यूएशन कंपेयर करना, और एक असेस बेड वैल्यूएशन होता है कि लाइक कंपनी के टोटल असेट माइनस लायबिलिटी चेक करना। ओके, उस हिसाब से वैल्यूएशन निकालना। लाइक वैल्यूएशन के बाद डिसाइड होता है कि भाई डील्स किस फॉर्म में मिलेगी, लाइक कैश डील, ओके, प्योर कैश देकर, या तो फिर स्टॉक स्वैप, लाइक अपनी कंपनी के शेयर देकर दूसरी कंपनी के शेयर लेना। ओके, ये सारी चीज आपने सीएफआर में भी देखा होगा। ओके, फिर मिक्स डील होता है। मिक्स डील में क्या होता है, कैश प्लस स्टॉक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सो ये सारी चीजें होती रहती है। और ठीक है, तो ये फिफ्थ पॉइंट भी आपका यहाँ पे कवर होता है, और ये चीज आपको खुद से रीड करनी है। क्लियर, चलो। सिक्स पॉइंट है आपका, कंडक्ट विद द डिलीजेंस, नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट एंड द कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। क्या होता है इसमें, इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि भाई इसमें ये बोला गया है कि भाई यानी जब एक कंपनी डिसाइड कर लेती है कि भाई वो दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेगी, तब सबसे पहले होता है ड्यू डिलिजेंस, जो मैंने बता दिया कि ड्यू डिलिजेंस क्या होता है। सो मतलब कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लीगल ऑब्लिगेशन, टैक्स कंप्लायंस, लायबिलिटी सब किया चेक किया जाता है ड्यू डिलिजेंस में। वहाँ पे सारी चीजें लिखी होती है, और उसके बाद दोनों पार्टीज मिलकर फाइनल एग्रीमेंट पे साइन करती है। अगर कोई रेगुलेटरी परमिशन चाहिए, जैसे कि सेबी अप्रूवल, कंपटीशन कमीशन क्लियरेंस, तो वो भी लिया जाता है। ओके, और इसमें एग्जांपल यहाँ पे मैं बता पाऊंगा कि भाई जब टाटा ने एयर इंडिया के अक्वायर किया था, ओके, तो उस डील के पहले गवर्नमेंट ने पूरी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिटेल्स भी शेयर की थी, जिससे टाटा ग्रुप को क्लियर पिक्चर मिला कि भाई उनका जो फ्यूचर में कितना इन्वेस्ट करना होगा एयर इंडिया में। सो वो भी हुआ था। सो वो भी देखना। एग्जीक्यूट, लास्ट पॉइंट आपका, एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन बाय द ट्रैकिंग इट्स अ प्रोग्रेस। ओके, एग्जीक्यूट करना है तो ट्रांजेक्शन बाय द ट्रैकिंग इट्स प्रोग्रेस, यानी क्या बोल रहा है इस पॉइंट में कि यानी डील कंप्लीट होने के बाद आपको असली काम है कि भाई उसको एग्जीक्यूट करना और प्रोग्रेस ट्रैक करना। क्या मैनेजमेंट रेडी है नए ऑपरेशन चेंजेस के लिए, क्या एम्प्लॉइज और स्टेक होल्डर सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कोई लीगल और रेगुलेटरी ऑब्स्टिकल्स है कि भाई जैसे सेबी अप्रूवल, टैक्स कंप्लायंस, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या कोई फायदा मिल रहा है इस डील से कि नहीं। ओके, सो ये 4 पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। आपको ये क्वेश्चन के आंसर आपको निकालने होते हैं। ओके, फिर लास्ट पॉइंट है आपका 5.8.5, स्टार्टअप मर्जर एंड द एक्विजिशन। ओके, ये लास्ट पॉइंट है आपका टॉपिक का। ओके, सो ये यहाँ से 5.8.5 यहाँ से मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। ओके, सो यहाँ से मेरा लेक्चर यहाँ पे मैं एंड करूंगा। ओके, क्यों, क्योंकि 5.8.5 में स्टार्टअप एंड मर्जर एक्विजिशन में आपको सिर्फ आपको हिस्ट्री बताई गई है कि किस साल में कौन सा मर्जर हुआ था, कितने परसेंट से मर्जर हुआ था, कितने परसेंट स्टार्टअप खुले थे, कितने परसेंट यूनिकॉर्न है, कितने यूनिकॉर्न्स हुए इंडिया में। ओके, तो ये सारी चीज का आपको यहाँ पे एक नॉलेज बेस किया गया है। ओके, सो ये एग्जाम का आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत यानी बहुत कम है। ओके, यहाँ पे देखो आपको इंडियन स्टार्टअप मर्जर्स के यहाँ पे लिस्ट आपको दिया गया है, 2022 का एक रिपोर्ट दिया गया है। ओके, तो वो आपको देखना है कितने मर्जर्स हुए,
ओके, तो 51 मर्जर्स एंड एक्विजिशन हुए थे। ओके, सो ये सारी चीजें यहाँ पे सिर्फ आपको दी गई है। हेल्थ टेक में कितना था, ओके, डीप टेक में कितना था, तो ये सारी चीजें तो मैंने वैसे भी पढ़ा दिया है कि डीप टेक क्या होता है। हेल्थ टेक तो आप अभी पढ़ोगे, 8वां जो मॉड्यूल आएगा उसमें। ओके, फिर आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे बिगेस्ट एक्विजिशन 2022 के जो थे रिपोर्ट वाले, तो वो बताएं कि कौन कौन से बिगेस्ट मर्जर किया गया था। ओके, तो यहाँ पे देखो, एक टीम्स टाइम्स इंटरनेट बैक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म एमएक्स टाका टाका टक टक ने शेयरचैट को प्लेटफॉर्म में मोज का नाम के उन लोगों ने एक्विजिशन किया था और मोज नाम दिया। तो शायद मोज बहुत आपको फेमस है। ओके, ये एक वीडियो वाला है मोज, तो देखा ही होगा। तो वो है। फिर ये बस ऐसे ही सारे बहुत है। फिर यहाँ पे देखो, लिस्टेड फूड टेक स्टार्टअप जोमेटो अक्वायर टाइगर ग्लोबल बैक क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ब्लिंकिट। ओके, तो जोमेटो और ब्लिंकिट का भी बड़ा एक एक्विजिशन हुआ था। ठीक है। फिर यहाँ पे पीयूष बंसल का लेंसकार्ट भी जो है, उसका भी एक जापानीज आईवेयर ब्रांड है। ओके, ओनडेज, तो उसके साथ एक मर्जर हुआ था। ओके, सो ये यहाँ पे सारी बस एक्विजिशन की रिपोर्ट, एक्विजिशन हुआ था, सॉरी। सो एक्विजिशन, ये सारी रिपोर्ट्स आपको दिए गए हैं, और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में कितने, लाइक ये रिपोर्ट बताता है कि भाई कौन से सिटीज में आप सबसे ज्यादा आपके मर्जर एंड एक्विजिशन हुए हैं, बस उसका एक रिपोर्ट बता के दिया है। देखो यहाँ पे दिल्ली है, मुंबई है, फिर हैदराबाद, पुणे, और ये कौन सा था, रुको, जो भी होगा छोड़ो चलो। ओके, तो ये पूरा रिपोर्ट आपको दिया गया है। ओके, बेंगलुरु है, सॉरी, वो बेंगलुरु होगा। ओके, सो बस यहाँ पे इतना ही है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो यहाँ से आपको सारी चीज खुद से पढ़ लेनी है। ओके, यहाँ से मैं 5.8.2 और यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि नॉट रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो आप खुद से पढ़ लेना इतनी चीज। सो इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।